हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नवदीप सर पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपने टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं चैप्टर जो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो 7वां चैप्टर है। वैसे वैसे बुक का 5वां है, लेकिन अपनी नंबरिंग में ये 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपके बेस को एकदम से अपने क्लियर करने की ट्राई करेंगे, हर एक चीज़ क्लियर करने की ट्राई करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो विद्युत धारा है एक तो, और एक धारा घनत्व है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है ना, आप राजस्थान बोर्ड का जो अब वाला सिलेबस है, जो 60% सॉरी 40% कम हुआ है, 60% बचा है, उसमें विद्युत धारा का टॉपिक उन्होंने काट दिया, लेकिन धारा घनत्व है। लेकिन देखो, विद्युत धारा अगर टॉपिक उन्होंने काट दिया है तो विद्युत धारा टॉपिक के बिना ये वाला चैप्टर कैसे होगा, मुझे ये बताओ। विद्युत धारा को जाने बिना आप विद्युत धारा चैप्टर कर कैसे लोगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया ये चैप्टर में ये वाला टॉपिक कटा हुआ है, लेकिन आपको टॉपिक पूरा ही करने हैं सारे। ठीक है ना, तो अब देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और यहीं मैं इसके जो जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं, एक तो ग्रुप है मेरा टेलीग्राम पर जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लें आप, वहाँ से पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले ऊपर जो मैं यूनिट नंबर सेकंड लिख रखी है, क्योंकि आपके ये यूनिट नंबर सेकंड है, ठीक है, बुक में। और इसमें पांचवा और छठा दो चैप्टर है आपके इस यूनिट में। तो टोटल 5 नंबर के ये दो चैप्टर हैं, तो चैप्टर 5 और 6। और इसमें पैटर्न जो रहता है, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 5 में से आता है, और 3 नंबर का आपका चैप्टर नंबर 6 में से आता है, या फिर आपका इसमें से चैप्टर नंबर 5 में से 3 का आ जाता है और 6 में से 2 नंबर का आ जाता है। ठीक है, ये पैटर्न रहता है इसका। तो जब भी आपका मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन आया इसमें, तो 3 नंबर का डायरेक्ट ना आके वो भी किस में बंटा हुआ होगा, 1+2 में। ठीक है, एक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक 2 नंबर का। और अगर कई बार डायरेक्ट आ जाए तो या तो सीधा 2 नंबर का आ जाता है, या फिर 1 नंबर का, और प्लस में कहीं आधे आधे नंबर के दो आ जाते हैं, ऐसे भी आ जाते हैं। तो वो आपको कोई बात नहीं, आपको तो जब चैप्टर कंप्लीट पढ़ा हुआ हो, फिर तो चाहे कितने भी नंबर का आ जाए, ठीक है, आप सारा कर सकते हो। तो ये इसका पैटर्न है। चैप्टर 5 6 मैंने तभी लिखे हैं कि ये यूनिट सेकंड में चैप्टर 5 6 है। और आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहला टॉपिक विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या चीज़ है, पहले मैंने यहाँ पे सामान्य परिभाषा लिखी है। वैसे आपको पता है कि विद्युत धारा अपने घरों में जो करंट आता है, लाइट आती है, लाइट वो कहते हैं कि करंट के रूप में आता है, करंट को ही विद्युत धारा बोल देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा सामान्य भाषा में अपने उसको करंट बोलते हैं, अभी करंट आता है घरों में, तो वो बात बिल्कुल सही है कि करंट है वो विद्युत धारा ही होती है। अब वो क्या होती है विद्युत धारा, कैसे प्रवाहित होती है, कौन कौन से सूत्र हैं, वो सारा चीज अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब आप देखो कि आपकी जो बुक में है वहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी हुई है, वो आप पढ़ लेना। और एक चीज वहाँ पे और दी हुई है कि जो विद्युत परिपथ होते हैं, सर्किट बनाते हैं अपने, उसमें अपने विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक डिवाइस काम में लेते हैं जिसको सेल बोल देते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा अपने घरों वाली विद्युत धारा तो होती होती है, लेकिन आपके मोबाइल में भी देखो करंट फ्लो होता है, क्योंकि वहां पे बैटरी होती है। जहां पे भी बैटरी आएगी उस बैटरी का काम होता है विद्युत धारा प्रवाहित करना। और विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, क्यों होती है, तो आपको पता है, पिछले चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में, कि विभवों का अंतर होना चाहिए तभी वहां पे धारा प्रवाहित होती है, वो उसमें डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करवाने के लिए जो अपने डिवाइस काम में लेते हैं सामान्यतः, वो क्या होता है, सेल होता है, या बैटरी उसको बोल देते हैं। ठीक है ना, सेल या बैटरी। तो अब सामान्य परिभाषा देखो, बुक में इसकी एक ही परिभाषा दी हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो देखो क्या है, पहले सामान्य परिभाषा इसकी कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, और इसका सूत्र आपने ये पढ़ा हुआ है। ये वाली जो परिभाषा आपने 10th क्लास तक पढ़ी हुई है, या इसका एक दूसरा रूप नीचे मैंने लिखा हुआ है परिभाषा का, कि इकाई समय या 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। यह आपने 10th क्लास तक पढ़ी हुई है, और 10th क्लास तक सही परिभाषा है। लेकिन अब आप आगे हो 12th क्लास में, और 12th क्लास में अपने को हर एक चीज़ डिटेल से करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे अपने 10th क्लास वाली परिभाषा नहीं यूज कर सकते। जैसे बल, बल के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अपने पढ़ा था कि बल क्या होता है, कि जो धक्का देना या खींचने को बल कहते हैं। छोटी क्लासों में तो ये परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन जो अपने जब 11th क्लास में आ जाते हैं तो वहाँ बल की परिभाषा चेंज हो जाती है। वहाँ स्थिति में परिवर्तन करने वाली जो राशि होती है उसको अपने बल कह देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़े बड़े लेवल की परिभाषा अपने को पढ़नी पड़ती है। तो ये तो 10वीं क्लास वाली परिभाषा लिखी, आपकी बुक में ये नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैंने चलो डाल दी। अब आपकी बुक में जो परिभाषा है वो क्या है, मुख्य परिभाषा, मेन डेफिनेशन, कि किसी काट क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट या क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश विद्युत धारा कहलाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या आ गया, काट, क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, अनुप्रस्थ काट आपने वैसे तो पढ़ चुके हो, ठीक है ना। वैसे आपको मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, एक पेन के थ्रू दिखा देता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, क्या है कि कोई भी काट क्षेत्र यानी अपने कोई क्या लें, पहली चीज तो धारा को प्रवाहित होने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चालक वो चीज होती है जिसमें क्या विद्युत धारा या आवेशों का प्रवाह होता है। ये आपने चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो जब धारिता वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। दूसरी चीज अब ये है कि जो चालक आप ले रहे हो उसको अपने यहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं नाम उसका, काट क्षेत्र या अनुप्रस्थ काट। अब मान लो ये पेन है, ये पेन एक तार मान लो आप, ठीक है ना, तार है आपके पास ये वाली। तो अब इसका अनुप्रस्थ काट या काट क्षेत्रफल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या चीज है, वो है, अगर आप पेन को ऐसे देखोगे, देखो मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूं, अगर आप पेन को सामने से देखोगे तो ये चीज सामने जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये वाली चीज गोल गोल हिस्सा पेन का, ये इसका क्या है, काट क्षेत्रफल है या क्या है, अनुप्रस्थ काट इसको बोल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। समझ आए ये चीज। तो अब इसमें से गुजरने वाले क्या है, नेट आवेश की मात्रा, और गुजरे कितने समय में, इकाई समय में, ठीक है ना भाई। इकाई समय में इस जो काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट है, उससे जो गुजरने वाले आवेश की मात्रा है उसको ही अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा। कि आप मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दूं भी, ये एक तार है, तो इस तार का क्या है कि मान लो तार जैसे ज्यादातर क्या होती है, गोल ही होती है। अगर मान लो इधर से देखोगे आप ऐसे ही, तो तार अपने को गोल दिखेगी ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये वाला इसका क्या हो गया, काट क्षेत्र हो गया या अनुप्रस्थ काट हो गया, इसको अनुप्रस्थ काट बोल देते हैं, ठीक है भाई। वो चीज अगर मान लो काट दें अपने, तो काटने पर एक साइड से कैसे दिखाई देती है, तो इस अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में यानी 1 सेकंड में या इकाई समय में जितना नेट आवेश गुजरेगा इसमें से। अब यहाँ पे जो इकाई आ रही है, शब्द आ रहा है नेट आवेश, उसका क्या मतलब है वो भी अपने आगे जानेंगे। तो इसमें से जो नेट आवेश 1 सेकंड में गुजरेगा, उस नेट आवेश की मात्रा को क्या बोल देते हैं अपने, विद्युत धारा बोल देती हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नेट आवेश क्या चीज होती है। सबसे पहले तो आप एक चीज ये देखो कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक प्लस आवेश होता है और एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है। और जो मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में, वो माइनस यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में माइनस आवेश रहता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको प्लस आवेश बोल देते हैं। वैसे प्लस आवेश का अस्तित्व डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं। तो आयनों के रूप में चलो हो सकता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट प्लस आवेश अगर आप कहोगे कि प्रोटॉन के रूप में प्लस आवेश नहीं होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन के रूप में माइनस आवेश होता है। तो सामान्यतः अपने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने देख भी सकते हैं और प्रवाह की दिशा भी इसकी ज्ञात कर सकते हैं, सब कुछ। तो अगर मान लो कि कोई आपके पास क्या है, ऐसे तार है, ठीक है, ये तार का सामने वाला भाग है, तो इसमें अब जो मैं समझा रहा हूं आपको वो ये चीज है कि नेट आवेश। नेट आवेश क्या चीज है, नेट आवेश का मतलब है भी, अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, ठीक है, इधर भी जा रहे हैं, दोनों दिशाओं में जा रहे हैं। अब मान लो इधर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब इसमें जो नेट आवेश होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब 1 सेकंड में अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो नेट आवेश का मान 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल तो वैसे 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन प्रवाहित कितने, नेट कितने प्रवाहित हो रहे हैं इसमें, 10 इधर जा रही हैं, 2 इधर जा रही हैं, तो मतलब नेट क्या है, 8 प्रवाहित हो रहे हैं इसमें।
तो अपने यहाँ पे नेट आवेश लेते हैं। और अगर आप ऊपर वाली परिभाषा लेते, ये वाली की विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर, ओनली प्रवाह लेते आप, तो फिर क्या होना था, फिर 10 इधर जा रहे थे, सॉरी 2 इधर जा रहे थे और 10 इधर जा रहे थे, फिर तो यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि ये भी तो ऊपर वाले 2 भी प्रवाहित ही हो रहे हैं, वो इधर प्रवाहित हो रहे हैं, वो इधर प्रवाहित हो रहे हैं, बस दिशा ही अलग अलग है। तो ओनली इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह नहीं या आवेशों का प्रवाह नहीं, नेट प्रवाह कितना हो रहा है आवेशों का, वो अपने को क्या है, विद्युत धारा का मान देता है। तो ये चीज समझ आ गई। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करने का फायदा बच्चों आपको ही है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे, या फिर वो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं जो, या बीएससी करेंगे, कहीं पे भी जाओगे, तो अगर आपके पास पहले से नॉलेज है अवेलेबल, एक एक चीज आपको पता है, तो आगे जाके चीजों को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप मान लो सीधी मैं यहाँ पे परिभाषा आपको बता दूं, बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ, वीडियो छोटी बनेगी, ठीक है, मुझे तो फायदा उस चीज का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितना मैक्सिमम है वो मैक्सिमम आपको दे सकूँ मैं 12वीं के हिसाब से। एक्स्ट्रा ज्ञान मैं देता नहीं हूँ, 12वीं वाला जितना आपको एक्सप्लेन कर सकूँ वो कर लो। अब आप उसमें से जितना ग्रहण करना चाहो कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर जो बच्चे को नहीं समझ में आता इतना सब कुछ, तो वो आप क्या करोगे, ओनली नोट्स पढ़ लो, मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना, फिर भी आपके 100/100 नंबर बन जाएंगे। इनको एक्सप्लेन इतनी डिटेल से मैं तभी करवाता हूँ कि आपके एक एक चीज, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो विद्युत धारा के बारे में आपने पढ़ लिया, अभी आवेशों का नेट प्रवाह होना चाहिए वहां पे, और 1 सेकंड में नेट जितना आवेश गुजरता है किसी अनुप्रस्थ काट से या काट क्षेत्रफल से या डायरेक्ट क्षेत्रफल से, ठीक है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा बोल देते हैं। अब विद्युत धारा के 2 मान काम में लिए जाते हैं, 2 तरीके से अपने इसके सूत्र बनाते हैं। देखो पहला क्या है, पहला तो है औसत धारा, एवरेज करंट जो होता है, ठीक है। तो औसत धारा क्या होती है कि यदि किसी काट क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट से डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा टी समय में गुजरता है, तो औसत धारा आई एवरेज जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो औसत मान जो आप ये वाला सूत्र पढ़ते हो ना, आई बराबर क्यू बटा टी, ये भी धारा का क्या होता है, औसत मान ही होता है। इसको क्यू बटा टी पढ़ो या फिर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, बात एक ही है। अब यहाँ इन दोनों सूत्रों में फर्क क्या है कि यहाँ तो आपको बता दिया भी, कोई मान लो तार है उसमें 30 सेकंड में टोटल आपके पास जैसे आपको कह दिया भी 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो आप कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ऊपर आवेश लिखोगे, नीचे आप 30 लिख दोगे, तो आप विद्युत धारा निकाल दोगे। अब डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि मान लो आपको कह दिया भी 5 सेकंड पर तो जो प्रवाहित आवेश था, अब इसका इसका मतलब पता है क्या होता है कि मान लो कि कोई टाइम दे दिया आपको 5 सेकंड पर, तो आवेश का मान था वो 10 कूलाम था, क्या था, 10 कूलाम था। अब अगर आपको कह दें भी 10 सेकंड पर जो आवेश का मान था वो 20 कूलाम हो गया, तो अब आपको कह दे भी यहाँ पे धारा का मान निकालो, तो डेल्टा टी अब क्या हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 5, और नीचे आवेशों का अंतर डेल्टा क्यू, ये वाली चीज हो जाएगी, ये डेल्टा टी हो जाएगी और ये डेल्टा क्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो विद्युत धारा जब आप निकालोगे दोनों को अपॉन में कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। औसत धारा क्या हो जाएगी, औसत धारा का आप वैसे सूत्र अगर लिखना चाहो तो या तो लिख सकते हो कुल आवेश बटा कुल समय, वो मैंने यहाँ पे लिखना थोड़ा भूल गया मैं, लिख लेना आप यहाँ पे कि कुल आवेश बटा कुल समय, या फिर किसी समयांतराल में प्रवाहित आवेश बटा समय अंतराल, ठीक है। तो ये इसका औसत धारा का सूत्र है। अब नेक्स्ट जो सूत्र आता है वो आता है तात्क्षणिक धारा बच्चों, ठीक है। तात्क्षणिक धारा क्या चीज होती है, तो तात्क्षणिक धारा आपके पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस करंट इसको बोल देते हैं तात्क्षणिक धारा। तो किसी विशेष समय t पर धारा का मान क्या होगा, धारा का मान, बस इतनी परिभाषा है इसकी, ये एक नहीं, आगे मैं भी एक समझ लिया था मैंने भी, किसी विशेष समय t पर धारा का मान। अब देखो आपने समय अंतराल में या टोटल समय में तो धारा का मान जो निकाला उसको औसत बोल दिया। अब आपको ये कह दूं कि किसी तार में मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो अब आपको मैं दे दूं भी इसमें, जैसे मान लो भी आपने कह दिया भी मैंने तो फिक्स टाइम दे दिया 7 बजे से लेके और 7:30 बजे तक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है भी। अब आप कहो कि मुझे तो 7:10 और 11 सेकंड पर धारा का मान पता करना, मुझे तो फिक्स टाइम है, जब बिल्कुल सेकंड तक फिक्स है,
तो अब इस टाइम पे इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तात्क्षणिक धारा का। तो एक फिक्स टाइम टी पर, एक फिक्स समय टी पर जो धारा का मान होता है किसी भी परिपथ में, उसको अपने क्या बोल देते हैं, तात्क्षणिक धारा बोल देते हैं। और इसके लिए डेल्टा टी टेंस टू जीरो मानते हैं। अब ये जिन्होंने अवकलन पढ़ रखा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इस उलझन में मत पढ़ना, लिमिट लुमिट वाला ये कुछ मत पढ़ना, क्योंकि अवकलन जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको डिटेल में गणित में पढ़ लेंगे अपने, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ रखी है ये चीज। तो आई बराबर आप डायरेक्ट सूत्र याद रखना, आई इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक डी क्यू बाई डी टी, यानी क्यू का मान अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो कोई ऐसे भी क्यू बराबर टी स्क्वेयर प्लस टू टी, क्यू का मान टी के रूप में ऐसे दे दिया, और अब आपसे पूछ लिया कि टी बराबर 2 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात करो। क्या पूछ लिया, 2 सेकंड पर। तो अब आप इस क्यू का अवकलन करोगे पहले, तो फिर 2 से टी बराबर 2 सेकंड उसमें रख दोगे, तो जो मान आ जाएगा वो धारा का मान। ऐसा एग्जाम्पल अपने कर लेंगे तो आपको धारा की 2 चीज़ें पता लगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि विद्युत धारा जो नोट है इसमें कई, और ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके पेपर में ऐसे नोट कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको बता दूं बच्चों कि वैसे आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्या है कि विद्युत धारा के प्रवाह हेतु किसी क्षेत्र से आवेश का नेट प्रवाह आवश्यक है। भी नेट आवेश प्रवाहित होना चाहिए, ओनली आवेश प्रवाहित नहीं, नेट आवेश प्रवाहित होना चाहिए। अब नेट आवेश क्या मतलब होता है इसका, अब यहाँ पे 2 एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ आपको कि नेट आवेश का मतलब क्या है, ठीक है। ओनली आवेश प्रवाहित होने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं माना जा सकता, मानना भी जा सकता है कई बार, लेकिन 100% आप नहीं मान सकते भी आवेश का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर आपको कह दे कि नेट आवेश प्रवाहित हो रहा है तो नेट आवेश प्रवाह होने से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब देखो पहला इसमें एग्जाम्पल है कि यदि किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल से उदासीन परमाणु गुजर रहे हो तो वहां नेट आवेश शून्य होगा, तो वहां कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। कि आपको मान लो जैसे तार दे दी यहाँ पे एक, मान लो ये तार इतनी मोटी तभी बना रहा हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। अब यहाँ से आपको कह दिया भी ये कुछ परमाणु गुजर रहे हैं, कुछ कोई भी आपके पास पदार्थ है, उस पदार्थ के परमाणु इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। तो अब आपको पता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, डायरेक्ट परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो उदासीन जो परमाणु होता है उसमें जो नेट आवेश है, आवेश तो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नेट आवेश 0 होगा। तो जब आवेश 0 है तो आई बराबर क्यू बटा टी, अगर फॉर्मूले से मैं कहूँ क्यू का मान यहाँ पे 0 है तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई उदासीन परमाणु हैं तो प्रवाहित हो रहे हैं तो वहां पे नेट आवेश 0 होगा। अब आप में से कई स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ ही प्रवाहित हो रहे हैं, टोटल आवेश 0 है आपका, ठीक है ना, टोटल आवेश 0 नहीं होना चाहिए, फिर आपकी धारा प्रवाह मान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा एग्जाम्पल एक और है कि यदि किसी काट क्षेत्रफल से 2 विपरीत दिशाओं में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो तो वहां आवेश का नेट प्रवाह 0 होगा तो धारा 0 होगी। अब ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, जो ये 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। अब कहा क्या है कि वही चीज आपको भी मैंने बताई कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, और दोनों समान है कि मान लो 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये आपको मैंने कह दिया भी इधर जा रहे हैं, तो 2 विपरीत दिशाओं में समान इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आवेश का नेट प्रवाह है वो 0 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो रहे हैं, यही तो बात है समझने की, ठीक है। भी यहाँ पे नेट प्रवाह 0 है, भी जितने इस दिशा में जा रहे हैं उतने इस दिशा में जा रहे हैं, नेट प्रवाह 0 है, तो यहाँ भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज आई है, भी आवेश का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इसका एक बढ़िया उदाहरण है, तभी मैंने ये बताया। ऐसी चीजें पेपर में नहीं आती, अगर आप इस नोट को छोड़ना भी चाहते हो छोड़ भी सकते हो, आपसे कभी पेपर में नहीं पूछेगा बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन के लिए आज से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है विद्युत धारा का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी सामान्य सूत्र होता है। तो क्यू का मात्रक कुलाम और टी का सेकंड, तो कुलाम बटा सेकंड अपने एक नया मात्रक दे देते हैं एम्पियर, इसको क्या दे देते हैं, एम्पियर, और इसको ए से दर्शाते हैं। वैसे आप देखना कि मैं भी ज्यादातर ऐसे लिखता हूँ, ए एम पी से इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो वो चलो एक प्रचलित है,
इसका रूप, लेकिन सही जो इसका चिन्ह है ना वो ए है, कैपिटल ए। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, आपको भी होगा, हो सकता है आपको भी, कि सर अदिश राशि कैसे है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा तो अपने दर्शाते हैं। तो अब इसी कारण ही तो यही तो चीज़ समझने वाली होती है फिजिक्स में, तभी तो फिजिक्स क्या है, हार्ड लगती है, लगता कुछ और है और होता कुछ और है। अब एक चीज यहाँ पे ये पढ़ लो आप, मात्रक तो आपने पढ़ लिया, अभी एम्पियर होता है। और एम्पियर मात्रक आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स जब स्टार्ट की थी पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, था एम्पियर भी एक मूल भौतिक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है जो एम्पियर है एक, क्योंकि जो विद्युत धारा है ये इसको अपने मूल भौतिक राशियों में सम्मिलित करते हैं, शामिल किया जाता है। जो आपके पास 7 मूल भौतिक राशियां आती हैं जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्युत धारा की दिशा। अब अभी तो आपने अदिश पढ़ा था और अभी इसकी दिशा की बात कर रहे हैं, तो यही तो खेल है सारा, कि हालांकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु फिर भी परिपाटी के अनुसार इसकी दिशा मानते हैं। अब ये परिपाटी क्या है? परिपाटी होता है कि पुराने टाइम से चला आ रहा रीति रिवाज, ठीक है ना। सिंपल भाषा में बोलूं, जो पुराने टाइम से मानी हुई चीजें जो आज तक वैसी की वैसी चल रही हैं, तो परिपाटी यानी पुरानी परंपरा के अनुसार आप बोल सकते हो, ठीक है। कई अर्थ बता दिए मैंने, जैसा मर्जी समझ लो इसको। तो पुराने जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो विद्युत धारा की दिशा जो आज तक प्रचलित है, चीज गलत नहीं हुई, ये आज तक प्रचलित है, उसके अनुसार इसकी दिशा को अपने मानते हैं, दिशा को दिखाते हैं विद्युत धारा की को। तो विद्युत धारा की दिशा अपने कैसे मानते हैं? देखो, धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, अर्थात यह है ऋणावेशों या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। भी अब आपको तार में अगर कह दिया मैंने कि ये वाली तार ले ली और इस तार में इलेक्ट्रॉन आपके इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो अब आप कहोगे कि सर धारा है वो इस दिशा में प्रवाहित होगी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। या फिर आपको मैंने बोल दिया कि जो आपके पॉजिटिव आवेश है वो आपका इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो अब आप कहोगे कि सर धारा पॉजिटिव आवेश की दिशा में प्रवाहित होगी, ये वाली दिशा आई की दिशा हो जाएगी। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत या फिर पॉजिटिव आवेश के प्रवाह की दिशा में इसकी धारा की दिशा मानी जाती है। अब ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि बच्चों ये मानी हुई चीज है, इसमें आप क्यों परंतु किंतु परंतु नहीं कर सकते, ठीक है ना। डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जिस चीज का कारण मुझे बताना होता है उस चीज को मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में चीज लिखी है मानी जाती है, ये मानी हुई चीज है, आज तक अपने ऐसे ही मानते हैं। अब आप देखो, भी आवेश को किसी ने देखा है? इलेक्ट्रॉन को चलो आपने कह दिया, लेकिन जो आवेश चीज कह देते हो आप भी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, वो आवेश को देखा है क्या किसी ने? आवेश एक अनुभव की वस्तु है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो अपने देखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अपने उनको मानते हैं। स्मेल को देखा आपने? स्मेल को सूंघते ही हो आप, कोई भी स्मेल आती है, तो फिर आप ऐसे थोड़ा कह सकते हो भी स्मेल होती नहीं है। हवा को देखा है आपने? हवा को नहीं देखा आंखों से, खुली आंखों से, तो आप ऐसे थोड़ा कह सकते हो भी हवा होती नहीं है। होती है, लेकिन आपने देखी नहीं है वो चीज़। वही चीज़ यहाँ पे है कि ये चीज़ मानी जाती है, विद्युत धारा की दिशा है यहाँ पे, तो आपको भी मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो इसको अदिश मानने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो यहाँ पे बुक में तो वैसे लाइन लिखी हुई है, आपको बता देता हूं मैं, I बराबर Q बटा टी। विद्युत धारा का मान अपने को दो चीजों से मिलता है, आवेश बटा समय से। तो आवेश भी एक अदिश राशि है और समय भी एक अदिश राशि है, तो दो अदिश राशियों का अनुपात भी क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। एक कारण तो ये है इसका, ठीक है। दूसरा कारण ये है सदिश राशि कि विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम का पालन कैसे? कि अगर मान लो आपको ऐसे दो धाराएं दे दी, ये वाला जैसे नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, I1 और I2 दो धाराएं दे दी, तो अगर तो विद्युत धारा सदिश राशि होती तो जो ये I धारा है, यानी जो इनका परिणामी धारा है, वो क्या हो जाती है आपके पास? I1 स्क्वेयर प्लस क्या हो जाता? I2 स्क्वेयर, और प्लस में क्या हो जाता? 2I1 I2 और कोस थीटा, 2I1 I2 और कोस थीटा। ये वाला सूत्र से आप I का मान या परिणामी धारा का मान निकाल लेते हैं। लेकिन विद्युत धारा कभी भी ऐसे सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि है ही नहीं सदिश राशि, अगर होती तो पालन करती, ठीक है ना। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या चीज है
कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसी डायग्राम को देख के कि ये एक I1 और I2 दो धाराएं हैं और यहाँ इनकी परिणामी I, यहाँ दो भागों में बंट रही है ये वाली चीज़, ठीक है। तो अब जो इनकी परिणामी धारा होगी I बराबर I1 प्लस I2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे धारा दो भागों में बंटती है या दो तारें अलग अलग निकलती हैं, इस पॉइंट को अपने बोल देते हैं संधि बिंदु। क्या बोल देते हैं? संधि बिंदु या जॉइंट बोल देते हैं। मतलब अगर अपने सामान्य भाषा में बोलें तो यहाँ पे जोड़ लगाया हुआ है तारों का, ठीक है ना, जोड़ लगाया हुआ है, इसको संधि, वैसे संधि बोल देते हैं जॉइंट, या सामान्य भाषा में जोड़ लगाया हुआ बोल देते हैं तारों का, ठीक है। तो आप विद्युत धारा की दिशा अपने क्या लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। मतलब आप वैसे आपकी बुक में एक जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, वो है व्योम के अभिविन्यास पर धारा की दिशा निर्भर करती है। बुक पढ़ के देखना, व्योम के अभिविन्यास। भी व्योम का अभिविन्यास क्या होता है कि अगर मान लो मैं ये तार ले रहा हूं, यहाँ पे ये मेरे माइक की तार है, तो अब इस तार को अगर मैंने ऐसे पकड़ रखा है और धारा आप कह रहे हो इधर जा रही है, तो अब मैंने इस तार को टेढ़ा कर दिया तो अब धारा ऊपर की ओर जाने लग जाएगी। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो आप ऐसे कर दिया तो अब धारा इधर जाने लग जाएगी। अब ऐसे कर दिया तो ऐसे, मतलब कि ये जो तार है आपके पास ये व्योम, मतलब जो 3D अपना वातावरण है उसमें कैसे रखी हुई है, जिस दिशा में रख दोगे उसी दिशा में धारा की दिशा हो जाएगी, ठीक है। मतलब तार की अनुदिश होगी धारा की दिशा, आप ऐसे कह सकते हो। तो व्योम का अभिविन्यास मतलब यही है जो आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे I का मान थीटा पर निर्भर नहीं करता। अगर मैं इस देख लो I1 और I2 को ऐसे ना बना के और यहाँ पे बना देता है ऐसे, I1 धारा इधर जा रही है, I2 धारा इधर जा रही है, तो ये थीटा का मान चेंज होगा ना, ये वाला थीटा का मान अब चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो I का मान है वो I1 प्लस I2 के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर विद्युत धारा सदिश राशि होती तो यहाँ पे थीटा का मान चेंज होने से I का मान चेंज हो जाता, तो चेंज नहीं होता। तो ये बच्चों आपका विद्युत धारा था इतना। अब आता है धारा घनत्व, ठीक है ना। धारा घनत्व ये क्या चीज होती है? करंट डेंसिटी। तो पहले परिभाषा इसकी कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। मतलब कि जो चालक है उसका इकाई क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट ले लें तो उसमें से जितना आवेश गुजरेगा वो क्या हो जाएगा? धारा घनत्व। मतलब कोई भी आपने तार ले ली, ठीक है, उस तार का अनुप्रस्थ काट मान लो ये वाली तार है और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है और ये इसका अनुप्रस्थ काट है, ठीक है ना। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये गोल वाला भाग, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। तो जितनी धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है उसको इसके अनुप्रस्थ काट से भाग दे दें तो क्या आ जाएगी? एक नई भौतिक राशि आ जाएगी जिसको अपने धारा घनत्व बोलेगी। भाई इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही है, ठीक है ना। तो वही ये है कि इकाई क्षेत्रफल या इकाई अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली आवेश की मात्रा धारा घनत्व कहलाती है। आवेश की मात्रा कोई धारा बोल देते हैं आप, यहाँ पे गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। धारा भी कह सकते हो आवेश की मात्रा की जगह पे, ठीक है। तो J बराबर क्या आ जाएगा? I बटा S। S यहाँ पे क्या है? जो आपका अनुप्रस्थ काट है। अब ये भी बिल्कुल दो तरीके का होता है। एक धारा घनत्व, जैसे ऊपर धारा के दो मान पड़े थे वैसे ये हो जाएंगे, एक औसत धारा घनत्व और एक तात्क्षणिक धारा घनत्व। अब देखो सामान्य सूत्र इसका I बटा S था, तो जब अगर मान लो डेल्टा S क्षेत्रफल से डेल्टा I धारा गुजरे तो इसको औसत धारा घनत्व डेल्टा I बटा डेल्टा S, या इसको I बटा S से भी आप शो कर सकते हो। ऊपर कुल धारा बटे नीचे कुल अनुप्रस्थ काट या कुल क्षेत्रफल। और दूसरा क्या आ जाएगा? तात्क्षणिक धारा, यानी किसी क्षण व बिंदु पर धारा घनत्व का मान, ठीक है ना। धारा घनत्व तो वो आ जाएगा DI बटा DS। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे DI बटा DS लिख दिया। अब आप देखो इसमें एक चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज करती है कि इसमें दो चीजें आ रही हैं। धारा घनत्व दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक धारा और एक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को अपने फिजिक्स में अब जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं उसमें क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश के रूप में दर्शाते हैं, यानी क्षेत्रफल के ऊपर अपने वेक्टर लगाते हैं, क्षेत्रफल सदिश मानते हैं। तो ये सदिश मानते किसके लिए? किसी तल के लिए, किसी तल के लिए कि अगर मान लो ये कोई तल है गोलाकार, इसका क्षेत्रफल S है, तो जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तल के लंबवत बाहर की ओर क्या हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी S वेक्टर की दिशा ये वाली होगी। तो अब इसमें जो क्षेत्रफल है वो सदिश होने के कारण जो धारा घनत्व J का मान है ये भी क्या होता है? सदिश होता है, ठीक है ना।
तो एक फिक्स क्या है कि अब देखो जो आई का मान तो क्या होता है, इसमें आपके पास सदिश नहीं होता, अदिश होता है, लेकिन धारा घनत्व सदिश होता है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पर धारा की दिशा निश्चित होती है। ठीक है ना, पूरी तार में आप निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक पॉइंट की बात करते हो वहां पे फिक्स होती है। तो धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। दूसरा कारण इसका यह है कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और उपयुक्त वर्णित सूत्र तभी लगाए जाते हैं जब धारा और क्षेत्रफल एक दूसरे के लंबवत पड़े हो। अब ऊपर वाले सूत्र तो ये वाले डेल्टा आई बटा डेल्टा एस है, डी आई बटा डी एस है, या आई बटा एस है। ये सूत्र आप तब लगा सकते हो कि जब आपका क्या हो कि मान लो कोई क्षेत्रफल है। अब ये यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है। तो अब ये वाला जो आपका क्षेत्रफल एस है, इसको आपने लंबवत रख रखा है। भी करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे करंट जा रहा है, ये ब्लैक कलर वाला पेन है, और ये आपका क्षेत्र पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्षेत्र और जो आपका करंट है उसकी दिशा दोनों की क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब अपने को तो सामान्य चाहिए भी, अगर मान लो लंबवत ना पड़े हो, अगर आपका क्षेत्र ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ हो और धारा ऐसी प्रवाहित हो रही हो, तो तब क्या होगा धारा घनत्व का मान। ठीक है, तो उसके लिए देखो नीचे अपने पास है कि यदि क्षेत्रफल डेल्टा एस तथा धारा प्रवाह के लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाता हो, जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाता हो, तो तब क्या होगा। एक चीज मैं आपको और बतानी यहाँ पे भूल गया कि जो जे वेक्टर की दिशा लेते हैं, अब जे बराबर क्या है कि जे बराबर आई बटा एस डी आई बटा डी एस या आई बटा एस लेते हैं, तो जो धारा की दिशा लोगे आप वही क्या हो जाएगी, आई की दिशा हो जाएगी, वही जे वेक्टर की दिशा हो जाएगी। ठीक है, वो जो आई की दिशा होगी वही जे वेक्टर की दिशा अपने लेंगे एक फिक्स बिंदु पर। ये चीज भी मेंशन है, एक फिक्स पॉइंट पर जो अपने क्या लेंगे धारा की दिशा, वही इसकी क्या हो जाएगी धारा घनत्व की। तो अब ये तो चलो देखो, ये एक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये वाला है डेल्टा एस वेक्टर। अब ये यहाँ पे एक चीज और समझो आप, कई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि आपको पता है ये वाला जो क्षेत्र है, अब ये क्षेत्र तो पड़ा हुआ है यहाँ पे लंबवत। ठीक है, किसके लंबवत, जे वेक्टर के। लेकिन अगर क्षेत्रफल सदिश की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ जे वेक्टर की दिशा आपने ये वाली ली हुई है, क्योंकि यही आई की दिशा, इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, डेल्टा एस वेक्टर की दिशा है, वो जे वेक्टर की दिशा में ही होगी। यानी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब भी ये वाला क्षेत्र है अगर, तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश है और इसी दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां दो पॉइंट बनते हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुनना मेरे पॉइंट, कि क्षेत्रफल और जो धारा है या धारा घनत्व है वो एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। ठीक है, लंबवत होते हैं तब अपने आई बटा एस सूत्र लगाते हैं। या यहां पे अगर क्षेत्रफल ना लेके मैं क्षेत्रफल सदिश कहूं, तो क्षेत्रफल सदिश और जो धारा घनत्व है वो एक दूसरे के समांतर होंगे। क्षेत्रफल और जो धारा घनत्व वो लंबवत, और क्षेत्रफल सदिश और धारा घनत्व एक दूसरे के समांतर, क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत ही आप धारा घनत्व ले रहे हो, तो लंबवत ही इसका क्षेत्रफल सदिश होता है, तो दोनों की एक ही दिशा हो जाएगी। समझ आई है मेरी बात। ठीक है, अब देखो अपने को ये कंडीशन तो चलो पढ़ ली, इसके सारे फॉर्मूले अपने ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी ये वाले फॉर्मूले इसके होते हैं। अब आप बात आती है इसमें बच्चों की, अगर मान लो आपका क्षेत्रफल ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, टेढ़ा पड़ा हुआ है ऐसे, और ये वाला, ये तो चलो मान लिया अपने धारा की दिशा या जे वेक्टर की दिशा मान रखी है, और ये आपका डेल्टा एस वेक्टर की दिशा है, ये वाली आपका टेढ़ा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर डेल्टा एस की दिशा और ये वाली धारा की दिशा हो जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच क्या है, थीटा कोण बन जाएगा, ये थीटा कोण बन रहा है। तो अब अपने को इस डेल्टा एस को क्या करना पड़ेगा, घटकों में तोड़ना पड़ेगा। एक घटक तो डेल्टा एस साइन थीटा और एक डेल्टा एस कोस थीटा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, धारा घनत्व का मान जब निकालना है तो क्षेत्रफल का डेल्टा एस ना लेके वो वाला घटक लेना है जो क्या हो, धारा घनत्व की दिशा में हो। क्षेत्रफल सदिश का वह घटक काम में लेंगे जो धारा घनत्व की क्या हो, दिशा में हो, यानी डेल्टा एस कोस थीटा अपने यहाँ पे काम में लेंगे। तो क्या होगा कि अब इस स्थिति में जब धारा घनत्व का मान निकालेंगे तो नीचे डेल्टा एस ना लिख के डेल्टा एस कोस थीटा लिखेंगे।
तो यहाँ से अपने पास एक नया संबंध आ जाएगा। देखो क्या आएगा कि जे बराबर डेल्टा आई बटा डेल्टा एस कोस थीटा। तो इसको अपने इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा जे को जे से, तो ये डेल्टा आई बराबर जे डेल्टा एस कोस थीटा, और इसको अपने अदिश गुणनफल के रूप में लिखते हैं जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा आई वेक्टर। ठीक है, तो या इसको अगर आप सामान्य रूप में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो आई बराबर जे वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या आप जे एस कोस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, वो एक ही बात है, वो कोई बात नहीं है। अपने डेल्टा एस माना हुआ है तो डेल्टा एस यहाँ पे क्षेत्रफल ले लिया, एस मानते तो एस ले लेते। तो यहाँ पे यानी डेल्टा आई जो धारा का मान है वो क्या है, धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे धारा का मान अपने को एक चीज यहाँ से भी एक क्लियर होगी, एक चीज सिद्ध होगी, दो चीजें सिद्ध होगी सॉरी यहाँ से। एक तो ये कि जो धारा घनत्व है वो सदिश राशि है, और दूसरा धारा अदिश राशि है। ठीक है, दोनों चीजें अपने पास प्रूव होगी। अब अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ना लेके डी के रूप में इस सूत्र को लिखूं तो जो धारा का मान है, देखो आई को डी आई लिख सकते हैं अपने, अगर डेल्टा एस बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो डेल्टा को अपने डी के रूप में लिख सकते हैं, और डेल्टा एस को डी एस के रूप में। तो डी आई बराबर जे डॉट डी एस हो जाएगा। और अगर पूरे क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा निकालनी हो, ये तो डी एस क्षेत्रफल में से या डेल्टा एस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा है, और अगर पूरे में से निकालनी है तो इस डी आई का समाकलन कर दो, तो जे डॉट डी एस इसका क्या आ जाएगा बच्चों, समाकलन। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि धारा घनत्व जे वेक्टर की दिशा धारा प्रवाह की दिशा में मानी जाती है। ये चलो आपको मैंने बता दिया था। तो ये फॉर्मूला आ गया धारा घनत्व का। तो ये थे बच्चों आपके आज के दो टॉपिक। एक था धारा, विद्युत धारा क्या चीज होती है, और एक धारा घनत्व। बहुत ही डिटेल में अपने इसको समझा है। अब इस डिटेल में से जितना का आपको समझ आता है वो आप समझ लो, जिसको छोड़ना चाहते हो वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स तैयार कर लो मेरे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हर टाइप के बच्चे को, हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आए, कोई किसी का डाउट ना रहे, उस तरीके से मैं करवाता हूँ और करवाता रहूँगा। तो ये थे बच्चों अपने आज के टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।